नमस्कार दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, कितने टाइप होते हैं और इसमें कितनी तरीके की कैटेगरी होती है जिस हिसाब से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, आईपीओ क्यों लाया जा सकता है और बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। 5-6 मिनट का वीडियो होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी और जितना बताऊंगा उतना ही है, उसके अलावा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है या किसी की सुननी नहीं है। सिंपल सी बात है। देखो, आईपीओ का पहली बात तो है फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का ये मतलब होता है कि पहली बार कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिकली बेचती है एक्सचेंज के थ्रू, उसको बोलते हैं आईपीओ। इसी को आईपीओ बोलते हैं, इसका कोई दूसरा वर्जन नहीं है, ना ही कोई दूसरा मीनिंग है। सिंपल सा मीनिंग है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो खुद को पब्लिक लिमिटेड बनाना चाहती है। उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो वो शेयर होल्डर बेस बढ़ाना चाहती है या फिर अपने एक फंड रेज करना चाहती है। बस दो ही रीज़न होते हैं किसी भी कंपनी को, हम आगे बात करेंगे इसमें। तो सिंपल सा बात है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है, एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर्स को बेचना चाहती है। अब इसके दो टाइप होते हैं। एक कंपनी दो तरीके से आईपीओ ला सकती है। पहला जो फर्स्ट है वो है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू ये पहला टाइप है। इसमें यह होता है कि कंपनी जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका बोलते हैं पीवीटी एलटीडी, आपने सुना होगा कई बार। ये कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक पे बेचती है, फ्रेश इशुएंस बोलते हैं इसको। फ्रेश मतलब कि पहली बार कंपनी आ रही है मार्केट में और पब्लिक को शेयर बेच रही है, ये फ्रेश इशू हो गया। दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल, OFS बोलते हैं इसको, ऑफर फॉर सेल। अब ऑफर फॉर सेल हल्का सा डिफरेंट है फ्रेश इशू से, इसको ऑफर फॉर सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, OFS बोलते हैं इसको। इसमें क्या होते हैं, मान लीजिए कि मैं पहले से इस कंपनी में, मतलब जब कंपनी एक्सचेंज पर नहीं आई है, इससे पहले मैं इस कंपनी के पेपर पर, जैसे आप ग्रे मार्केट बोलते हैं, पेपर पर मैंने शेयर लेके रखे हैं कंपनी के, एग्जिस्टिंग में शेयर होल्डर हूँ। अब मैं अपना जो हिस्सा है वो डिल्यूट करना चाहता हूँ या सेल करना चाहता हूँ या कुछ पोर्शन उसमें से सेल करना चाहता हूँ। या हम 15, 20 या 6 या 7 मेजर शेयर होल्डर हैं जो अपना पैसा निकालना चाहते हैं या एग्जिट चाहते हैं, उसको बोलते हैं प्रमोटर एग्जिट। जैसे आपने ये सुना होगा, नाइका का आया था, मामाअर्थ का आईपीओ में आपने सुना होगा ये चीज़ कि प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं वहाँ से, इसलिए वो आईपीओ ला रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एक तरीके की, अगर प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स को एग्जिट करनी हो, प्रमोटर्स को भी बोल सकते हैं, लेकिन आप शेयर होल्डर मान के चलिए कि जब शेयर होल्डर्स को एग्जिट चाहिए होती है तो वो ऑफर फॉर सेल के जरिए अपना स्टेक बेचते हैं और वहाँ से एग्जिट लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल समझा देता हूँ, अब थोड़ा सा आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 100% हिस्सा जो कंपनी का है वो है 10,000 शेयर, ठीक है। टोटल 10,000 शेयर है, 100% हिस्सा। अब हम ऑफर फॉर सेल की बात कर रहे हैं, इसी को यहाँ पर भी समझ लेते हैं, लेकिन पहले हम ऑफर फॉर सेल का समझते हैं। अब यहाँ के 5 जो मेजर शेयर होल्डर हैं जो अपनी स्टेक बेचना चाहते हैं ऑफर फॉर सेल के थ्रू, ठीक है। अब इन्होंने DRHP सेबी को भेजा था काफ़ी पहले। अब सेबी ने कहा कि भैया चलिए आप अपना 25% हिस्सा बेच सकते हैं, 100% में से 25% हिस्सा आप बेच सकते हैं। अब ये 5 शेयर होल्डर हैं, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए इनका हिस्सा है 20% टोटल मिला के, और बाकी 80% जो हिस्सा है वो मेजर प्रमोटर्स का है, तो टोटल हो गया 100% हिस्सा। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, ये अपना 20% हिस्सा बेचना चाहते हैं। अब सेबी ने कहा था कि भैया 25% हिस्सा तक बेच सकते हैं। या मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ आपको और क्लियर करने के लिए एक और चीज़ मेजर बता रहा हूँ, तो इसको हम 90% कर लेते हैं, इसको 10% कर लेते हैं। मान लीजिए 5 मेजर का मेजर जो है वो 10% है और 25% हिस्सा आप बेच सकते हैं। तो 5% इस बंदे ने, मतलब मेन प्रमोटर्स ने निकालना चाहा, और 10% आपके शेयर होल्डर निकाल रहे हैं ऑफर फॉर सेल के थ्रू। तो टोटल 15% हिस्सा बिक रहा है, ठीक है। जबकि आप 25% बेच सकते हैं फर्स्ट आईपीओ में, लेकिन वो नहीं बेच रहे हैं। मतलब इसको बोलते हैं अथोराइज्ड कैपिटल, मतलब शेयर्स बोलते हैं, और इश्यूड शेयर्स बोलते हैं। दो चीज़ें होती है कि आपको जो अथोराइजेशन है वो 25% का है, लेकिन आप सिर्फ बेच रहे हैं 15%। इसको मैं आगे लेके जाने वाला हूँ, इसलिए वो मैंने कम कर दिया यहाँ पे। अब 10% तो फिर भी बचेगा। अब पहले तो हम इसी पर बात कर लेते हैं कि 100% में से 15% लोग बेच रहे हैं, मतलब इनको एग्जिट चाहिए, 15% हिस्सेदारी, 5% आपके प्रमोटर बेच रहे हैं, और जो मेजर शेयर होल्डर है वो भी अपना, इसी को प्रमोटर ही बोलते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि एंजल इन्वेस्टर हो गए या वेंचर्स हो गए, वो लोग अपना पूंजीपति जो लोग हैं वो अपना 10% हिस्सा बेच रहे हैं, 5% हमारे प्रमोटर बेच रहे हैं। तो इस तरीके से एक ऑफर फॉर सेल में इस तरीके से चीज़ें होती है। अब मैंने आपको ये 25% का और ये 15% का कॉन्सेप्ट क्यों लेके आया, इसको हम दूसरे वाले पर समझते हैं। इसको यहाँ पर समझिए। अब हम 100% हिस्सेदारी हमारे पास थी, हमने उसमें से 15% निकाल दी, जबकि हम 25% की अथोराइज्ड शेयर्स पर बैठे थे कि हम 10,000 में से 25% बेच सकते हैं, मतलब कि 2,500 शेयर बेच सकते थे। तो हमने 2,500 शेयर ना बेचे,
उसमें से हमने सिर्फ बेचे 1500 शेयर। ठीक है, अभी भी हमारे पास जो टोटल शेयर बचे हैं वो बचे हैं आपके 1000 शेयर। अब क्या होता है, तीसरा पहले हमने सीखा भैया फ्रेश इशू, जब प्रमोटर बेचते हैं, ऑफर फॉर सेल जब इसमें शेयर होल्डर्स भी अपनी इक्विटी बेचते हैं, तो दो तरीके के आईपीओ होते हैं, पहला तो फ्रेश इशू हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ऑफर फॉर सेल। अब तीसरा एक चीज़ आती है जो आईपीओ के बाद आएगी, उस चीज़ को भी हम अभी समझ लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। उसको बोलते हैं थर्ड नंबर का, हालांकि वो आईपीओ में नहीं आता, आईपीओ के बाद की प्रोसेस है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसको बोलते हैं एफपीओ, इसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, ऑफरिंग बोल सकते हैं, ऑफर बोल लीजिए, आप जो बोलना चाहें, सिंपल सा है, इतना ही। अब क्या है, आपके पास 10% हिस्सा अभी भी अथोराइज कैपिटल का बचा हुआ है। जो आपने सेबी से जब आपने डीआरएसपी दिया था तो उन्होंने कहा भैया कि आप 25% स्टेक बेच सकते हैं। सिंपल सा बता रहा हूँ, हम जब डीप में जाएंगे तो फिर वो अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ एकदम एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो क्या है कि 10% हिस्सा हमारे पास और बचा था, तो अब क्या कर रही है कंपनी, वापस से 5% बेच सकती है। पहले फॉलो ऑन पब्लिक 10% भी बेच सकती है, ऐसा नहीं है, पर मान लीजिए कि वो अभी सिर्फ उसको और पैसा चाहिए। जैसे हमने क्या किया कि 10,000 शेयर टोटल हमारे पास थे, फेस वैल्यू मान के चलते हैं 10 रुपये की फेस वैल्यू, FV बोलते हैं इसको। ठीक है, शेयर का प्राइस था 100 रुपये, अब 10 रुपये मान के चलिए, टोटल आपका 1 लाख का कंपनी का टोटल कैपिटल था, 1 लाख। ठीक है, उसमें से आपने कितने शेयर बेचे, 250 शेयर बेचे, इसमें आपने कितना पैसा किया, 25,000 रुपये रेस किया। अभी आप क्या कर सकते हैं, 1,000 रुपये और रेस कर सकते हैं, ऐसा है। 1 लाख रुपये में आप इस तरीके से आप फेस वैल्यू से समझ सकते हैं, अभी नहीं समझे। अब आपने क्या किया कि 5% इसमें से 500 शेयर वापस से आपने बेच दिए, राइट। अब अगला आप एक बार और FP लेके आ सकते हो, जहाँ पर आप 5% और बेच सकते हो, और कंपनी को नीड होगी तो और बेच सकती है, ऐसा नहीं है। पर अभी हम सिर्फ 2 तरीके के कैपिटल की बात कर रहे थे, अथोराइज्ड शेयर्स या अथोराइज्ड कैपिटल की बात कर रहे थे, और कितना शेयर हमने इशू किया उसकी बात कर रहे थे। तो पहले हमने इस तरीके से किया, तो ये एक टर्म आती ज़रूर है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ये 3 तरीके की चीज़ें होती हैं मार्केट में शेयर्स की बिक्री के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने 3 चीज़ें समझी, फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। आईपीओ में 2 तरीके के आईपीओ ला सकते हैं। पहले तो आईपीओ का मतलब होता है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब पब्लिक लिमिटेड बनने जा रही है, उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला तो शेयर होल्डर्स को एग्जिट चाहिए, जो कि एग्जिस्टिंग एंजल इन्वेस्टर हो सकते हैं, प्रमोटर हो सकते हैं, जो अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं। एक तो ये एग्जिट हो गई। दूसरा है कि कंपनी पैसा रेज करना चाहती है, अभी उनको कुछ और चीज़ें करनी है, कुछ प्लांट सेटअप करना है, मशीनरी खरीदनी है, या और कुछ करना है, उनको पैसा चाहिए, विज्ञापन जैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है, कोई नया प्रोडक्ट लाना है, उसमें पैसा की ज़रूरत लग रही है, या कहीं किसी और कंपनी, जैसे मान लीजिए कि एक सब्सिडरी खरीदनी है, कोई कंपनी का एक्विजिशन करना है, इस तरीके से भी 2-3 रीज़न हो सकते हैं। तो पहला रीज़न है एग्जिट, दूसरा है कि फंड रेज करना। ये मेन 2 ही रीज़न होते हैं इसके, कि एक तो लोगों को पैसा चाहिए और दूसरा है कि प्रमोटर को एग्जिट चाहिए। ठीक है, और बाद में भी जब ये FPO भी आता है तो उसका भी एक रीज़न होता है कि उनको और फंड चाहिए मार्केट से। ये है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जैसे आइडिया वोडाफोन का आया था, उन्होंने भी शायद 36,000 करोड़ कुछ ऐसा फंड रेस किया था। तो ये मेन चीज़ें हो गई। अब कौन अप्लाई कर सकता है, हु आर एलिजिबल फॉर IPO, फॉर एन IPO बोल सकते हैं हम। ठीक है, IPO में 18 साल का कोई भी बंदा जिसका पैन कार्ड है और जिसका डीमेट अकाउंट है, 18 ईयर ओल्ड आदमी होना चाहिए, उसका पैन कार्ड होना चाहिए और उसका डीमेट अकाउंट होना चाहिए। आप भैया ऑफलाइन भी शेयर खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खरीद सकते। आपको आपके ब्रोकर के पास एक ऑफलाइन फॉर्म भरना है, वो फॉर्म आपको ब्रोकर बता देगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पर ब्रोकर से पूछेंगे तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हर ब्रोकर का फॉर्म अलग हो सकता है। एंजल का अलग होगा, मोतीलाल का अलग होगा, हर ब्रोकिंग कंपनी का फॉर्म अलग हो सकता है। तो ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप अपने डीमेट के थ्रू, मैं आगे स्लाइड मैंने बना के रखी है, वहाँ पे मैं समझा दूंगा किस तरीके से खरीद सकते हैं। तो डीमेट में आप जाएंगे IPO के सेक्शन में, जो भी IPO अभी खुला हुआ है, जो IPO की डेट अभी नहीं आई है वो IPO नहीं ले सकते आप, और जो IPO पहले चले गया है वो IPO भी नहीं ले सकते। IPO वही ले सकते हैं जो अभी खुला हुआ है, जिसमें सब्सक्रिप्शन अभी कंटिन्यू है, 2 या 3 दिन का लिए IPO होता है। अब उस चीज़ भी आगे मैं समझा दूंगा। तो ये हो गया कि कौन अप्लाई कर सकता है, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कैटेगरीज की, पहले तो हमने टाइप पढ़ लिए, अब हम बात करते हैं कैटेगरीज की। ठीक है, IPO की 3 कैटेगरी होती है बेसिकली। एक तो होता है रिटेल कैटेगरी, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। दूसरा होता है HNI कैटेगरी, इसमें भी पब्लिक होती है, लेकिन इसमें 2 लाख से ज़्यादा का आप IPO या लॉट बाय करते हैं, वो भी मैं आने वाली स्लाइड में समझा दूंगा। और एक होती है, हालांकि एम्प्लॉय कैटेगरी भी होती है इसमें, अगर आप देखेंगे तो एक एम्प्लॉय कैटेगरी भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब यहाँ पर समझिए, रिटेल, एक जो रिटेल होता है वो
चलिए आगे वाली स्लाइड में मैं समझा देता हूँ, वहाँ पर पूरा बना हुआ तो आपको और चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये 3 कैटेगरी आपको समझ में, एक तो रिटेल कैटेगरी होती है, एक एचएनआई होती है और एक एम्प्लॉय होती है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय की भी एक चीज़ समझ लेते हैं। देखिए जब रिटेल भी अप्लाई करता है तो वहाँ पर भी 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जो कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि ABCD कंपनी है जो अभी आ रही है, ना उसकी कोई सब्सिडरी है ना ही उसकी कोई पेरेंट कंपनी है, वो अकेला बंदा है मार्केट में। जैसे XYZ एक कंपनी है, ठीक है, और ये है मेन बोर्ड IPO। IPO भी 2 तरीके के होते हैं, ये मेन बोर्ड IPO है, ओके, एक होता है मेन बोर्ड IPO, और जो सेकंड होता है वो होता है SME कंपनीज के बारे में मैंने पूरा वीडियो बना के रखा है, उसमें SME IPO के बारे में बताया है, मेन बोर्ड IPO के बारे में बताया है। लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप सर्च भी करना चाहें तो लेटेस्ट वीडियो वही होगा मेरा। तो आपको एक SME IPO, 2 तरीके के IPO होते हैं, मेन बोर्ड IPO। अब इसमें भी अलग अलग तरीके से चीज़ें होती है, जो अलॉटमेंट होता है वो भी अलग तरीके से होगा, और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी अलग तरीके का होगा। तो हम बात करते हैं मेन बोर्ड कंपनीज के बारे में। देखो मैक्सिमम 10,000 से 15,000 के बीच में एक लॉट होता है रिटेल ट्रेडर के लिए। इतना मतलब वो तो एचएनआई के लिए भी उतना ही होता है, लेकिन एक जो IPO का लॉट होता है, जैसे मान लीजिए कि एक IPO का जो प्राइस है 100 रुपये से 112 रुपये 110 रुपये मान के चलिए, ये एक जिसको बोलते हैं आपकी बुक बिल्ट इशू में इस तरीके की प्राइसेस होती हैं। 100 रुपये से 110 रुपये में जिस भी प्राइस पर सबसे ज़्यादा बिड आएगी उस प्राइस पर हम लिस्ट करेंगे या उस प्राइस पर हम अलॉट करेंगे, ये वाली चीज़ होती है। तो बुक बिल्ट इशू वो भी मैं आगे समझा दूंगा। ये मान लीजिए कि एक मेन बोर्ड IPO की प्राइस है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जैसे 100 रुपये से 110 रुपये की शेयर है तो 150 रुपये का ही लॉट हो सकता है, मतलब जो शेयर मिलेंगे वो 150 शेयर ही मिलेंगे आपको। तो जब आप 150 का 100 में गुना करेंगे तो टोटल 15, मतलब 140 ही होना चाहिए, 145 ही होना चाहिए कि अगर 110 रुपये की प्राइस आती है तो फिर वो 15,000 के ऊपर चले जाएगा। तो मान लीजिए कि आपको 10,000 से 15,000 इतने में ही एक IPO का लॉट मिलेगा। अब SME IPO में अलग तरीके से होता है, वो मैं आगे वाली स्लाइड में बता दूंगा। तो अब चलिए मैं आपको दूसरी वाली स्लाइड लेके चलता हूँ, जहाँ पर आपको प्रॉपर में एक्चुअली जो IPO होता है, अभी करंट IPO है Hyundai का खुला हुआ है और एक SME कंपनी का खुला है, तो मैं दोनों में बताऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। एंजल वन का एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ और मैं रेफ़र भी करता हूँ कि अगर आप करें तो एंजल वन से करें, बेहतर होता है सारी चीज़ें। अब हम IPO की बात करते हैं, तो जब आप एंजल वन का एप्लीकेशन खोलेंगे मोबाइल पे तो नीचे होम लिखा होगा, आप होम पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का स्लाइड आएगा, यहाँ पर IPO ETF स्टॉक SIP सब आएगा। अगर आप IPO के लिए जाना चाहते हैं तो IPO को क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरीके से पूरा IPO का स्लाइड खुल जाएगा कि कौन कौन से IPO हैं। जैसे ये प्राणिक लॉजिस्टिक लिमिटेड है, इसका IPO भी खुला हुआ है, 14 अक्टूबर इसका क्लोज है, मतलब मंडे को ये क्लोज हो जाएगा। और उसके नीचे जो अपकमिंग IPO है वो है Hyundai का, यहाँ पर ओपन लिखा होता है कि कब से ओपन होने वाला है, 15 से ओपन होने वाला है। उसके बाद नीचे है FCONS, तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,16,800 रुपये लगेगी। कितने का लॉट साइज होगा? 1600 शेयर का, क्योंकि SME कंपनी है। कितना सब्सक्राइब हो सकता है? 4 गुना तक वो सब्सक्राइब हो चुका है। अब उसी तरीके से मैं इस पर देखता हूँ। देखो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन एयर वेयर हाउसिंग का बिजनेस है इनका। बिड प्राइस क्या रहेगी? 73 रुपये से 77 रुपये के बीच में आपको इसका लिस्टिंग देखने को मिलेगा या अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। लिस्टिंग तो ज़्यादा भी हो सकता है। 1600 का शेयर्स का लॉट साइज है। रिटेल का कोई डिस्काउंट नहीं है, मतलब जहाँ पर प्राइस अलॉट होगा वहीं पर होगा, डिस्काउंट उसकाउंट कुछ नहीं है। टोटल इशू कितने का है? 22 करोड़ रुपए की कंपनी, क्योंकि SME कंपनी है। IPO का टाइप क्या है ये भी देखना ज़रूरी है कि बुक बिल्डिंग IPO है और या फिर आपको एक फिक्स्ड प्राइस पर मिलने वाला है। यहाँ पर देखेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1,16,800 है पर लॉट के लिए, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,23,200 है जो कि पर लॉट के लिए, मतलब आप एक ही लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, एक बंदा एक ही लॉट कर सकता है। चलिए यहाँ पर जब आप HNI क्लिक करेंगे, जैसे थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो उसके नीचे आएगा कि ऑफर स्टार्ट होगा 10 अक्टूबर से, जो कि हो चुका है। 14 अक्टूबर को एंड हो जाएगा, मतलब 14 अक्टूबर तक ही आप इसमें कर सकते हैं, मार्केट क्लोजिंग तक। अलॉटमेंट होगी 15 अक्टूबर को और 17 अक्टूबर को लिस्टिंग हो जाएगी। अगर 15 अक्टूबर को आपको ये शेयर नहीं मिलता है तो आपका पैसा आपको डीमैट ये बैंक अकाउंट में वापस से क्रेडिट हो जाएगा, जो कि आपका ब्लॉक अमाउंट था। ये यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर ये जो क्लिक किया हुआ है वो है रिटेल कैटेगरी के लिए, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, ये रिटेल कैटेगरी है। अब जब हम सेकंड वाली स्लाइड में जाएंगे तो ये HNI कैटेगरी के लिए, ये देखो यहाँ पर क्लिक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी 2,33,000, मतलब कि 2 लॉट मिनिमम करने पड़ेंगे HNIs को, और मैक्सिमम 4 लॉट ही कर सकते हैं। सेम इनके लिए भी वही चीज़ रहेगी, डेट जो रहेगी सेम रहेगी। अब यहाँ पर कुछ कंपनी की डिटेल रहती है, जैसे कि ये वाली चीज़ हमने समझी, और नीचे आप देखेंगे तो कंपनी के बारे में भी होगा, और उसके नीचे जाएंगे तो कंपनी का पूरा DRH भी आपको मिल जाएगा, मतलब कंपनी के बारे में सारे फाइनेंशियल्स पढ़ सकते हैं, फंडामेंटल्स पढ़ सकते हैं, अबाउट कंपनी पढ़ सकते हैं, इसलिए एंजल वन बेस्ट है। चलिए अब यहाँ पर Hyundai मोटर है। अब देखो वहाँ पर SME IPO था, ये है मेन बोर्ड IPO,
ठीक है, लार्ज कैप कंपनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। रिटेल की बात करें तो जो बिड प्राइस है शेयर, बिड प्राइस जैसे वहाँ पर 73 रुपये से 77 रुपये था, यहाँ पर जो प्राइस है 1865 रुपये से 1960 रुपये का है। जो लोट है वो 7 शेयर का, मतलब एक लोट में आपको 7 शेयर ही मिलेंगे। इशू साइज है 27,870 करोड़ का, और आईपीओ का जो टाइप है वो है बुक बिल्डिंग, मेन बोर्ड आईपीओ है। रिटेल के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। मिनिमम जो आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू होगी वो 13,055 रुपये से शुरू होगी, और 14 लोट आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। मिले नहीं मिले वो अलग चीज़ है। चलिए, ये हो गया हमारा। उसके बाद आप रिटेल में ही आएंगे, जब आप उस पर क्लिक करेंगे नीचे बाय करने के लिए, यहाँ पर लिखेगा प्री अप्लाई फॉर आईपीओ, नीचे लिखा होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको इस तरीके की स्लाइड देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप नंबर ऑफ लोट लिख सकते हैं। मैक्सिमम आप 14 लोट ही अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा लोट बाय करना चाहते हैं तो मॉडिफाई करके एचएनआई के थ्रू भी आप कर सकते हैं। आप यूपीआई जो भी आप करना चाहें उस थ्रू आप पेमेंट करके अप्लाई फॉर आईपीओ कर सकते हैं। ये आईपीओ अभी खुला नहीं है, इसलिए इस तरीके से दिखा रहा है। जो मैं बता रहा था आपको, न्यू ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ऑफर फॉर सेल, ये सारी चीज़ें हैं। तो यही है मार्केट में टोटल, बस सिंपल सा है। रिटेल के लिए, एचएनआई के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। वो ज़्यादा लोड के लिए अप्लाई कर सकता है, रिटेल कम लोड के लिए अप्लाई करता है। इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके से होती है, और अलॉटमेंट भी उसी तरीके से होता है। बाकी सब कुछ सेम है। तो आईपीओ के बारे में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। बस यही था।